हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप और मैं 6-7 साल से एसएसटी और 12वीं की ज्योग्राफी पार्ट पढ़ा रहा हूँ स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों संस्थाओं में। और आज जेन्युइन क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। अब जो हमारा पिछला पार्ट था वो एसएसटी का, उसमें अरविंद जी सर ने नंबर डिवाइडेशन चारों भागों के, जो कि हिस्ट्री पार्ट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र और सड़क सुरक्षा, कचरा ठोस प्रबंधन, उन सब के नंबर आपको डिवाइड करके पूरा बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में जो राजनीतिक विज्ञान है वो कितने नंबर की है, हिस्ट्री कितने नंबर की है। जैसा कि हमारे राजस्थान में एसएसटी और 12th क्लास एसएसटी मैथ 10वीं क्लास का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जबकि 12वीं क्लास में ज्योग्राफी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, इनको आप देखकर अपना रिवाइज कर सकते हो। एग्ज़ाम होगा चाहे जुलाई में, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा है। अब जो 8वां लेसन है वो आपका 3 नंबर का है और लेसन का नाम है जल संसाधन। जल के बारे में तो आप सब जानते हैं, जल है तो कल है। और संसाधन का मतलब होता है पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पेन है, आपके लिखने में सहायता कर रहा है, कुर्सी बैठने में मदद कर रही है, हवा सांस लेने में, वायु हवा सांस लेने में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज है, खनिज का भी हम काम करते हैं, तो खनिज भी क्या कहलाता है? एक संसाधन कहलाता है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए खनिज वगैरह सब। जैसे भूमि है, भूमि को भी संसाधन कहा जाता है। अब जल की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास धरातल है 100%, उसमें से धरातल पर 31% जल पाया जाता है, 29% है, 71% और 29% है वो हमारे पास स्थल है। अब जो कुल टोटल जो जल है उसका जो 69% है वो हिम के रूप में पाया जाता है। हिम का मतलब होता है बर्फ के रूप में पाया जाता है। और शेष जल है वो 70% में से है, वो 1% जल है वो उपयोग में लेते हैं हम, जैसे मानव उपयोग में लेते हैं। और 30% जो जल बचा हुआ है 69 के बाद, 1% तो हमने उपयोग में ले लिया, जैसे मानव वगैरह जो क्या बाहरी रूप से उपयोग में लेते हैं। और ये जो भूमिगत जल है वो 30% है, जिसको हम कि नलकूपों आदि की सहायता से बाहर निकालते हैं। अब जो 97% जल है वो आपका महासागरीय जल है, यानी बिल्कुल खारा जल। और जो 3% है वो आपका शुद्ध जल है। तो ये जल के बारे में विवरण। और इसके आगे देखिए, सबसे पहले आता है हमारा जल प्रबंधन। इस लेसन में जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जल प्रबंधन की आवश्यकता कि जो व्यर्थ यानी बहना, फालतू जो व्यर्थ जल बह रहा था सागरों और महासागरों में, कह सकते हैं महासागरों में जल बह रहा था, उस जल को रोकने के लिए जल का प्रबंधन किया गया, उसे जल प्रबंधन कहा जाता है। उसे उपयोग में लेने के लिए जल प्रबंधन, जिसका उपयोग में कई योजनाएं चलाई, जैसे कि पंचवर्षीय योजना, इन योजनाओं के माध्यम से भी जल प्रबंधन किया गया। अब जल प्रबंधन के जो हमारा है, यानी कि सबसे पहले आप सब जानते हैं हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो हमारी परियोजना थी, यानी कि जो आधुनिक जो परियोजना थी, उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत का मंदिर का, अब देखिए पृथ्वी पर धरातल के और सारा विवरण है, इसके आगे देखिए अब, ठीक है, वहां तक कंप्लीट हो गया था। पृथ्वी के धरातल और जल के स्तर के बारे में हमने जान लिया था। अब इसके आगे देखिए भारत की प्रमुख परियोजनाएं, यानी महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं, और इन परियोजनाओं को मैंने बताया था अभी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर, ऐसा कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो परियोजना है आपके 10वीं क्लास के कोर्स में 3 परियोजनाएं दे रखी है। तो पहली है बाखड़ नांगल परियोजना,
भाखड़ा नांगल परियोजना, और दूसरी है आपके दामोदर घाटी परियोजना, और तीसरी है आपके हीराकुंड परियोजना। देखिए क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि अगर वो कहे कि भारत की प्रमुख परियोजनाओं का वर्णन कीजिए, तो अगर वर्णन जैसे कि वो नाम दे दे, एग्जाम में नाम भी दे दिया जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन कीजिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना का वर्णन कीजिए, हीराकुंड परियोजना का वर्णन कीजिए, ऐसे नाम दे दिया जाता है तो सीधा उसका वर्णन कर सकते हैं। लेकिन इनका वर्णन करने के से पहले हमें सब परियोजनाओं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इन परियोजनाओं में सबसे पहले जो खास बात होती है वो ये होती है कि हमें उस परियोजना के बारे में ये बात मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पर है और कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले हमारे हैं भाखड़ा नांगल परियोजनाएं। अब जैसे हम अगर मानचित्र बनाते हैं थोड़ा सा जैसे भी बन रहा है, तो इस मानचित्र की सहायता से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं और थोड़ा और भी बेहतर समझ सकते हैं। जैसा कि ये मान लीजिए, अब हम सब जानते हैं कि यहाँ पर पंजाब है और ये जो फर्स्ट घुमाव आता है वो राजस्थान है, ये पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, इसको एचपी कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पर बिलासपुर है। अब भाखड़ा नांगल परियोजना देखिए, इसका निर्माण सर्वप्रथम देखो हमारा जो देश था वो 1947 में आज़ाद हुआ था, और इन जो सब परियोजना है इनका विकास हुआ था 1947 के बाद। तो जाहिर सी बात है 47 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो कौन सा सन आएगा 48। तो ये 1948 में प्रारंभ हुई थी और 1963 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था, पहली परियोजना। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हमारे पास क्या होना चाहिए कि कौन सी नदी पर है, और ये नदी का नाम है सतलज नदी, सतलज नदी पर है। दूसरी बात हो गई। तीसरी जो सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश यानी कि जो बांध, अब ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसे हम कह सकते हैं पहरा। क्या कह सकते हैं? पहरा। यहां से घूमते हुए तो प से होता है पंजाब, जैसे हमने लिख दिया प है और रा, प से हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए ये तीनों राज्यों की परियोजना है और इनका उद्देश्य सभी परियोजनाओं का लगभग सेम होता है, लेकिन इसमें कुछ परियोजनाएं जिसका मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे कि मान लीजिए दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब इसको ये बहुत ही नुकसानदायक बहती थी, आगे बताएंगे जब हम पढ़ेंगे, तो उनके कुछ अलग हो जाते हैं एक दो, बाकी सारे नियम एक जैसे, जो उद्देश्य होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे उद्देश्य एक जैसे होते हैं, जैसे पहला पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति बिल्कुल सभी परियोजनाओं में, चाहे बीसलपुर ले लो चाहे कोई सी भी, उसको पेयजल की आपूर्ति कराई जाती है। सिंचाई, विद्युत ग्रह मतलब बिजली उत्पादन आदि में इसके परियोजना का उपयोग यानी लाभ उठाया जाता है। जैसे पेयजल, पेयजल की आपूर्ति करना मतलब पीने योग्य जल। अब देखिए इस परियोजना में दो बांध बनाए गए थे, इस परियोजना में दो बांध बनाए गए थे और दोनों ही पंजाब में बनाए गए थे। कहां पर बनाए गए थे? पंजाब में, दोनों बांध। और कौन से स्थान पर बनाए गए थे? वो जो बांध थे वो अंबाला स्थान पर बनाए गए हैं। अंबाला पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में जो दो बांध बनाए गए हैं वो कौन सी जगह पर? अंबाला, अंबाला जगह पर बनाए गए जो कि पंजाब में पड़ते हैं। पहला जो बांध था वो भाखड़ा बांध था जो कि 518.16 मीटर लंबा, और जो इसकी ऊंचाई थी वो 100, जो इसकी ऊंचाई थी
वो 167.64 मीटर है। 167.64 मीटर इस बांध की ऊंचाई थी। इस पर 2 विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई है। विद्युत ग्रह आप सब जानते हैं, विद्युत ग्रह का मतलब होता है बिजली उत्पादन करने वाले घर, बिजली उत्पादन करने वाले घर। अब बिजली उत्पादन करने वाले जो घर हैं उनको विद्युत ग्रह कहा जाता है। वो 2 ग्रह, इस पर क्या है, 2 ग्रहों का निर्माण किया गया था जिसे बिजली उत्पादन पूछा जा सकता है परीक्षा में कि बागड़ नांगल परियोजना पर कितने ग्रहों का निर्माण किया गया, 2 ग्रहों का। अब देखिए ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में नेक्स्ट परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया पहली परियोजना। अब उसके बाद में जो दूसरी परियोजना है वो हमारी है दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उसमें भी हमें यही करना है जो नियम हमने पहले फॉलो किया था, यानी कि उसके बारे में, उसका निर्माण कब हुआ था इसके बारे में हम जानेंगे, कौन सी नदी पर है इसके बारे में भी हमें याद रखना है, और कौन से राज्य में बहती है, कौन सा राज्य उसका लाभ उठा रहे हैं वो भी हमें याद करना है। देखिए दूसरी जो हमारी परियोजना थी वो पहली परियोजना, यानी कि जो पहली परियोजना थी वो हमारी थी बागड़ नांगल परियोजना, और दूसरी हमारी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए हमने पहले भी कहा था कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, तो सारी परियोजनाओं का जो विकास है वो 1948 में, तो इसका भी निर्माण हुआ था 1948 में इस परियोजना का। अब ये आपके पंजाब और झारखंड, तो पश्चिमी बंगाल यहां पर पड़ता है लगभग, और झारखंड छत्तीसगढ़ के पास, ये 2 राज्यों की, झारखंड, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1948 में ही हुआ था। ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब इसका जो था, देखो सीधी सी बात है, इसमें लिखा हुआ है दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो कौन सी नदी का नाम, यानी दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया। इस जगह इसका निर्माण था। इसकी जो लंबाई है, यानी कि कहने का मतलब ये टोटल 530 टोटल लंबाई है, जिसमें कि पश्चिमी बंगाल में बहती है और झारखंड में, जिसमें से 290 तो बहती है पश्चिमी बंगाल में और 240 में वो झारखंड में। टोटल इसकी लंबाई बागड़ नांगल परियोजना की, उसमें से किमी। इस पे विद्युत घरों की जो स्थापना की गई है वो 3 विद्युत घर है। और जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो दामोदर नदी है उसको पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है, जिस पर इसका निर्माण किया गया। अब इसके उद्देश्य की हम बात करें, अगर हम इस नदी के जो परियोजना है इसके उद्देश्य की बात करें कि इसको क्यों बनाया गया, तो इसको बनाने का जो मुख्य कारण है वो यही है क्योंकि ये पश्चिमी बंगाल और झारखंड, यानी पश्चिम बंगाल में क्या थी, एक शोक के रूप में, मतलब बहुत कुछ बाढ़ वगैरह नष्ट कर देती थी, तो ये पॉइंट इसमें अलग हो गया। अब विद्युत उत्पादन तो हमने इसमें पढ़ा है कि विद्युत घरों की स्थापना है, पेयजल की सुविधा है, तो ये उद्देश्य में हम आसानी से लिख सकते हैं। बस इसमें एक अलग हो गया, एक लाइन की, इसको बाढ़ और कुप्रथा, जो बाढ़ वगैरह है उनको रोकने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया था। इसमें अमेरिका ने टेनसी TVC का अमेरिका द्वारा किया गया था, सरकार द्वारा, ठीक है।
देखिए 2 परियोजनाएं हो चुकी हैं जो भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी। उसके बाद में हम तीसरी परियोजना देखेंगे जो कि लास्ट, पहली थी बाकड़-नांगल परियोजना, दूसरी थी दामोदर नदी घाटी परियोजना और जो तीसरी परियोजना है वो आपकी है हीराकुंड परियोजना। अब वही हमें याद करना है और वही हमें देखना है कि ये कौन सी जगह, कौन से सन में, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है परियोजना कि ये कौन से क्या है क्या नहीं है, ये आपको देखना पड़ता है। जो मैंने पहले कि इनका निर्माण कब हुआ, पूर्ण कब हुआ, कौन सी नदी पर बनाए गए, कितने बांध बनाए गए, कितने विद्युत ग्रह स्थापित किए गए, ये बातें याद करने योग्य होती है और ये बातें परीक्षा में पूछी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना। हमें वो बात याद है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद में सारी परियोजनाओं का विकास हुआ था। तो 1947 से पहले तो जाना नहीं है, 1947 के बाद ही आना है, तो 48। तो इस परियोजना का जो निर्माण था वो 1948 में है, आपकी किताब में नहीं दे रखा था। 1948 में इसका निर्माण हुआ और इसका जो कार्य था पूर्ण रूप से वो 56 और 57 में पूर्ण हुआ इस परियोजना का। ये जो परियोजना है वो महानदी पर बनाई गई। ये जो परियोजना है वो महानदी, जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब हीराकुंड परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया, तो महानदी पर किया गया। इस महानदी, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। अब इसका जो निर्माण था इसमें सबसे लंबा एक बांध बनाया गया जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का। लंबा बांध है ये बांध, जिसे हीराकुंड बांध बनाया गया। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है और इसकी जो लंबाई है वो 4801 मीटर है। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मानचित्र का ज्ञान आपको धीरे धीरे 1-2 दिन में अपने आप हो जाता है। मानचित्र ज्योग्राफी पार्ट में, हिस्ट्री में भी आपके मानचित्र भी 2 नंबर का आता है, वो ज्योग्राफी पार्ट से आता है। जैसे वो हम आपको जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कैसे क्या, आगे जब भी लेक्चर होंगे हमारे, क्लासें होगी, उनमें आपको बताया जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हीराकुंड परियोजना का जो निर्माण था वो हमने देख लिया कि महानदी पर किया गया। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को, और यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई, अब जो हमने पहला पढ़ा था दामोदर नदी बाकड़-नांगल परियोजना, बाकड़-नांगल परियोजना में हमने पढ़ा था 2 ग्रह। ये देखो कॉमन बात है इसमें, 2 ग्रह, विद्युत के 2 ग्रह स्थापित थे, फिर अगले वाले में 3 थे और इस हीराकुंड में 4। तो ये कॉमन बात हो गई। जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए वैसे वैसे बिजली का उत्पादन बढ़ता गया। अब इसमें हमने यहाँ पे देखा था कि उड़ीसा, अब उड़ीसा के को विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था, या उस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मतलब यह है कि उस जो ये परियोजना थी इससे पहले दामोदर, उसमें भी हमने देखा था कि पश्चिमी बंगाल को जो अपर्दन यानी बाढ़ आने वाले जो क्षेत्र था उनको बचाना था। तो मतलब एक एक उद्देश्य जरूर चेंज हो सकता है, बाकी सारे उद्देश्य परियोजनाओं के क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। तो ये तीनों परियोजनाएं भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, आपको पढ़ा दी गई है, बता दी गई है, समझा दी है। और आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अगले पार्ट में जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो आगे यहाँ से चैप्टर जो कि संरक्षण की विधियाँ आप पढ़ेंगे, हम अगले चैप्टर में जल संरक्षण की विधियाँ, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके।